अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। सबसे पहले है वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक क्लोज्ड पाथ है ए बी सी डी, जैसा कि मैंने रेक्टेंगुलर पाथ जो है वो कंसीडर किया ए बी सी डी ए। हमें एक ऑब्जेक्ट को इस पाथ के अलोंग जो है वो लेके जाएंगे और वापस वहीं पे लेके आएंगे और चेक करेंगे कि वर्क जो है वो कितना हुआ। यानी पहले हम उस ऑब्जेक्ट को ए से बी की तरफ लेके जाएंगे, देन बी से सी की तरफ मूव करेंगे, देन सी टू डी जाएंगे और फिर डी से ए की तरफ आएंगे। ये हम इस पाथ के लॉन्ग जो है वो एक ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे क्लोज्ड पाथ में। जो फोर्स एक्ट करेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो फोर्स ली जाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ज़मीन की अट्रैक्शन जो कि वेट के इक्वल होती है, तो यहाँ पर वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगी, यानी वेट डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड ही होगी, यानी वेट डाउनवर्ड होगा। यहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पर हम एंगल बनाते हैं स्टूडेंट्स फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो यहाँ पर एंगल जो है हमारे पास क्या बन रहा है 90 का। इसी तरह से यहाँ पे चूँकि हम मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को बी से सी वाली साइड पर, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो एंगल कितना बना 180 डिग्री। यहाँ पे आए तो यहाँ पर भी एंगल कितना बना 90 डिग्री, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की और फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए एंगल क्या बना 0 डिग्री। तो हमें ये एंगल लाजमी चाहिए होते हैं वर्क फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमने इस क्लोज्ड पाथ में जब ऑब्जेक्ट को लेके गए तो हमने डिफरेंट एंगल्स को जो है वो डिस्कस कर लिया कि कितना कितना एंगल बनेगा। अब हमारे पास जो फोर्स एक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स इस क्लोज्ड पाथ में, चूँकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर किया है, लिहाजा फोर्स जो है इक्वल है वेट के, एंड वेट इज़ ऑलवेज इक्वल टू एम जी। तो फोर्स जो है वो एम जी होगी। तो वर्क हमारे पास अराउंड दिस क्लोज्ड पाथ, वर्क अराउंड क्लोज्ड पाथ। तो क्लोज्ड पाथ कौन सा है, ए बी सी डी, और वापस फिर ए पर आ जाना है। तो ए बी सी डी यानी कि डी पे जाकर रुक जाना, वापस ए पे भी आना है। तो ये किसके इक्वल होगा, वर्क पहले फाइंड करेंगे ए से बी तक जाने में जो वर्क किया गया ए टू बी, प्लस देन वर्क फाइंड करेंगे जो बी से सी तक जाने में करना पड़ा, फिर वर्क फाइंड करेंगे जो सी से डी तक मूव करते हुए करना पड़ा, और उसके बाद वर्क फाइंड करेंगे जो डी से ए तक आते हुए करना पड़ा। तो वर्क का फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स प्रीवियस टॉपिक में। वर्क हमारे पास क्या होता है एफ डॉट डी डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और जब इसे ओपन करते हैं तो हमेशा बनता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पर यही फार्मूला हमने अप्लाई करना है, लेकिन फोर्स हमारे पास किसके इक्वल है, वेट के। ए बी वर्क फाइंड करते हैं। अगर अलग-अलग वर्क फाइंड करना चाहे तो अलग अलग से हम कर सकते हैं, अगर इसी के अंदर करना चाहें तो इसी के अंदर करें। मतलब कि एफ जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है एम जी, और ए टू बी जो डिस्टेंस है उसको ए बी ही कंसीडर करेंगे, और ए से बी तक जाते हुए एंगल क्या बना 90 डिग्री। ये ए टू बी का वर्क आया, प्लस वर्क फ्रॉम बी टू सी, फोर्स की जगह पर क्या आएगा एम जी, डी जो डिस्टेंस है उसकी जगह पर क्या आएगा बी सी, और कॉज ऑफ बी से सी तक जाते हुए देखें एंगल क्या बन रहा है 180 डिग्री, प्लस अब सी डी का वर्क आया, तो यही फार्मूला फोर्स की जगह पर एम जी, डिस्टेंस की जगह पर सी डी, और एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है स्टूडेंट्स 90। सबसे पहले आप लोगों को एंगल्स के बारे में बताया गया, उसके बाद फिर यही फार्मूला वर्क के लिए डी से ए तक, फोर्स एम जी है, डिस्टेंस डी से ए तक है या ए से डी तक है, जो भी कह लें, और एंगल क्या बन रहा है 0 डिग्री। तो एक और चीज़ याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है टोटल, इसको हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं कि ये टोटल हाइट बन रही है h। बी टू सी हाइट है या ए से डी जो है ये भी हाइट है। तो एम जी इंटू ए बी एंड कॉज 90 डिग्री इज़ 0,
प्लस एम जी बी सी, देखें बी टू सी जो है ये क्या है एच, कॉज 180 डिग्री -1, देन एम जी इंटू सी डी कॉज 90 डिग्री इज़ 0, उसके बाद एम जी और डी ए भी देखें वो हाइट के इक्वल ही है एच, और कॉज 0 1 होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जब 0 मल्टीप्लाई किया तो ये 0 बना, तो ये माइनस एम जी एच, 0 को मल्टीप्लाई किया +0, और +1 को मल्टीप्लाई किया प्लस एम जी एच, तो ये प्लस एम जी एच और माइनस एम जी एच 0 होगा। तो इस तरह से वर्क जो है वो क्या आ जाएगा 0। तो लिहाजा जब हमने क्लोज्ड पाथ में वर्क फाइंड आउट किया तो ये वर्क हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। और याद रखें कि ऐसी फील्ड जिस फील्ड में हम वर्क करें और वो क्लोज्ड पाथ में वर्क फाइंड करें वो 0 आ जाए, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो वर्क जो है वो 0 आया, इट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में ये वर्क फाइंड किया है, सो वर्क 0 होने का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। तो प्रीवियस लेक्चर में भी यही हमने प्रूफ किया था कि वर्क जो है इंडिपेंडेंट है पाथ पे, उसमें पाथ के लिहाज से प्रूफ किया था। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क किया जाए और वो वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे वो फील्ड भी कंजर्वेटिव होती है, और ऐसी फील्ड जिसमें क्लोज्ड पाथ में वर्क फाइंड करें और वो वर्क 0 के बराबर हो तो वो फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है। तो हमने दोनों तरह से साबित किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है कंजर्वेटिव फील्ड है, जबकि इसके बरअक्स स्टूडेंट्स नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो उसको हम क्या कहेंगे, दोनों तरह से डिफाइन इसको किया जा सकता है। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड जिसमें वर्क जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम वर्क करते हैं तो वो डिपेंड करता है पाथ पर, डिपेंड्स अपॉन पाथ। किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क अगर पाथ पे डिपेंड करे तो वो फील्ड कौन सी होगी नॉन कंजर्वेटिव, और अगर वो पाथ पे डिपेंड ना करे तो वो कौन सी होगी कंजर्वेटिव फील्ड। इनका डिफरेंस है। या फिर इसके लिहाज से भी कर सकते हैं कि ऐसी फील्ड जिसमें क्लोज्ड पाथ में वर्क फाइंड करें और वो वर्क किसके इक्वल आ जाए 0 के, वो हमने पढ़ा कंजर्वेटिव है। और अगर वर्क जो है वो 0 ना आए, वर्क इन क्लोज्ड पाथ नॉट इक्वल टू 0, क्लोज्ड पाथ में किया गया वर्क जो है वो 0 ना आए तो वो फील्ड भी क्या होगी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये इस तरह से टॉपिक तीसरा कंप्लीट हो जाता है। 4.3 इस चैप्टर का, चौथे चैप्टर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पावर के बारे में है। तो चौथे टॉपिक में स्टूडेंट्स पावर के बारे में है। पावर को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की शरह उर्दू में कहेंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। यानी पावर जो है इज़ ऑलवेज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से वर्क करने की जो स्पीड रफ्तार है उसे हम पावर कहेंगे। वर्क एंड एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए एनर्जी ओवर टाइम भी इसको लिखा जा सकता है। ये इसका फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स। पावर की दो टाइप्स डिस्कस की हुई हैं, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर। इसको हम सिंबल्स के लिहाज से भी लिखते हैं। कैपिटल W वर्क है, टाइम स्मॉल t है, और एनर्जी कैपिटल E और टाइम जो है वो स्मॉल t है। इस तरह से ये इसका फार्मूला बन जाता है पावर का। एवरेज पावर स्टूडेंट्स, एवरेज निकालने के लिए मुख्तलिफ मेथड होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल यूज़ करते हैं। टोटल वर्क, एवरेज पावर के लिए क्या करते हैं, टोटल वर्क और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि डेल्टा W का मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल वर्क डन, यानी टोटल किया गया काम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज पावर की डेफिनेशन यही लिखनी है, द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये इसका फार्मूला भी बना और ये इसकी डेफिनेशन भी है। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, पावर ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के बहुत ही छोटे इंटरवल के दौरान जो पावर हम खर्च करेंगे, पावर लगाएंगे, उसे इंस्टेंटेनियस पावर का नाम देंगे।
इंस्टेंटेनियस स्टूडेंट्स, लम्हा इंस्टेंट से निकला है इंस्टेंट, और इंस्टेंट हमेशा क्या होता है, बहुत छोटा टाइम। लम्हा जिसे हम कहते हैं, एवरीबॉडी नोज लम्हा क्या होता है, हमारे बहुत छोटा टाइम जो होता है उसको लम्हा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि ये यहाँ पर फ़र्ज़ किया मैंने, ये फुल स्टॉप लगाया। अब ये आप लोगों के सामने फुल स्टॉप लगाया, फुल स्टॉप लगाने में मुझे कितना वो टाइम लगा है, ना होने के बराबर, यानी कि बहुत थोड़ा टाइम लगा। इतना थोड़ा टाइम, बल्कि इससे भी कम टाइम, वो लम्हा जो है वो हम कंसीडर करेंगे, इंस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लिखेंगे तो यही हम कंसेप्ट लेते हुए लिखेंगे कि इंस्टेंटेनियस क्या होगा, लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी एवरेज वाला फार्मूला लेंगे डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, लेकिन साथ में लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये डेल्टा टी अप्रोच टू जीरो स्टूडेंट्स, ये वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को जाहिर कर रहा है। डेल्टा टी, डेल्टा मोस्टली किस लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर चेंज के लिए यूज़ करते हैं। तो डेल्टा टी टाइम में तब्दीली जीरो। देखें ये मैंने फुल स्टॉप की आप लोगों को एग्जाम्पल दी, ये फुल स्टॉप लगाने में मुझे जो टाइम लगा, अगर आप लोग क्लॉक सामने रख लें तो क्लॉक के लिहाज से तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, यानी कि क्लॉक के लिहाज से टाइम चेंज नहीं हुआ, वैसे थोड़ा सा हुआ लिया था। डेल्टा टी यानी वक्त में तब्दीली अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के वेरी क्लोज है, यानी इतना थोड़ा टाइम है कि टाइम में तब्दीली जीरो है। यानी ये चीज़ पूरी की पूरी वेरी स्मॉल इंटरवल, जो मैंने इंग्लिश में लिखा है वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ये लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये उसको जाहिर कर रहा है। लिहाजा ड्यूरिंग अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के बहुत छोटे वक्फे, बहुत छोटे से लम्हे के दौरान जो पावर हम लगाएंगे उसे इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। इसका ऐसे यूनिट जो है पावर का वो वाट है, कैपिटल डब्ल्यू जो है वो इसकी सिंबल है। तो 1 वाट पावर जो है वो क्या होती है, तो जब 1 जूल वर्क 1 सेकंड में किया जाए। देखें पावर का फार्मूला हमने अभी भी पढ़ा, वर्क ओवर टाइम, तो पावर 1 वाट होगी अगर वर्क हो 1 जूल और टाइम हो 1 सेकंड। तो लिहाजा वाट जो है वो किसके इक्वल आया, जूल पर सेकंड के। तो वाट की डेफिनेशन भी यही है कि इफ़ 1 जूल of work is done in 1 सेकेंड, अगर 1 जूल वर्क जो है वो 1 सेकेंड में किया जाए, द पावर इज 1 वाट, तो पावर कितनी होगी, 1 वाट होगी। 1 जूल वर्क करने में अगर 1 सेकेंड लगेगा हमें, तो जो पावर हमने कंज्यूम की, जो पावर खर्च की है, पावर अप्लाई की है, वो कितनी होगी, 1 वाट होगी। अब स्टूडेंट्स किलोवाट आवर की तरफ आते हैं। किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का एक यूनिट है, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी या वर्क कह लें, एनर्जी या वर्क का यूनिट है। तो किलोवाट आवर, अगर 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट पावर, अभी भी पढ़ा कि पावर का यूनिट क्या है, वाट है, तो वाट है, किलोवाट भी है, किलोवाट उसका बड़ा यूनिट है, मतलब कि किलो 10 की पावर 3 वाट होता है, मेगावाट 10 की पावर 6 वाट होता है। तो अगर 1 किलोवाट पावर मुसलसल 1 आवर तक, 1 घंटे तक इस्तेमाल की जाएगी, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी। ये कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। हमारे जो बिजली के बिल होते हैं वो इसी में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो किलोवाट आवर्स के अंदर आते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो है वो 10 यूनिट जो है वो कंज्यूम हुए हैं, हमारे इस दफ़ा जो है वो 100 यूनिट कंज्यूम हुआ है, 200 यूनिट। तो वो जो यूनिट होता है वो KWH होता है, यानी किलोवाट आवर होता है। तो अगर 1 किलोवाट पावर हम इस्तेमाल करते हैं कितनी देर के लिए, 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो जो एनर्जी हम खर्च कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ये हो गया। तो एक रिलेशन बनता है, क्योंकि एनर्जी का मैंने कहा कि ये यूनिट है और एनर्जी का सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट जो है वो जूल होता है। तो क्वेश्चन बनेगा प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर जो हमने अभी पढ़ा एनर्जी का यूनिट है, इसका जूल के साथ रिलेशन 3.6 मेगा जूल के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना होगा कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, 3.6 मेगा जूल के। जूल इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड किलोवाट आवर इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, छोटा सा इसका बड़ा आसान सा प्रूफ है। तो अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा, पावर जो है वो किसके इक्वल है, वर्क ओवर टाइम, या हमने पढ़ा एनर्जी ओवर टाइम। साथ में फार्मूला जो है वो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। तो अगर यहाँ से हम टाइम को इक्वल के इस साइड पर लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो हमने कहा कि एनर्जी डेफिनेशन में क्या कहा कि एनर्जी कितनी खर्च करेंगे हम, 1 किलोवाट आवर। अगर पावर कितनी खर्च करेंगे, 1 किलोवाट, कितने टाइम तक खर्च करेंगे, टी कितना होगा, 1 आवर, 1 घंटे तक।
तो किलो स्टूडेंट्स, किलो 1000 को कहते हैं, तो 1000 वाट, वाट अभी पढ़ा जूल पर सेकंड होता है, ये W जो है वाट है, और यहाँ पे हमने वाट पढ़ा किसके इक्वल है, जूल पर सेकंड के। तो मैंने वाट की जगह पर जूल पर सेकंड और किलो की जगह पर 1000 लगाया, और 1 आवर जो है वो किसके इक्वल होता है, 3600 सेकंड्स के। तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल हुआ, 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ आएगा, और यहाँ पर क्या बच गया है, जूल। और स्टूडेंट्स इसी का नेम जो है वो मेगा होता है, 10⁻⁶ को मेगा कहते हैं। तो इस तरह से हमने प्रूफ किया कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है, 3.6 मेगा जूल के। शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फाइनल जो वर्क के टॉपिक में चीज़ आती है वो है पावर और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन क्या है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि एक जिस्म के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लग रही है, कांस्टेंट फोर्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने अप्लाई की, F, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर फोर्स कांस्टेंट हो ना स्टूडेंट्स, तो वो ऑब्जेक्ट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, यानी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फ़र्ज़ किया एक जिस्म पर कांस्टेंट फोर्स लगाई और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला हमने अभी पढ़ा, पावर किसके इक्वल है, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा W डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अभी हम फार्मूला जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला किसका है, इंस्टेंटेनियस का। इंस्ट यहाँ पे ज़रूरी नहीं लिखना, लिखना चाहें तो लिख दें। अब वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, F.D डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे डेल्टा W है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा जो कि मोस्टली चेंज के लिए होता है, तो यहाँ पर जब डेल्टा आएगा तो फोर्स के साथ नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है। हमने कहा कि कांस्टेंट फोर्स जो है वो हमने अप्लाई की है, तो डेल्टा किसके साथ आएगा, फिर D के साथ। लिहाजा डेल्टा W हमारे पास किसके इक्वल आया, F डॉट डेल्टा D के। तो वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो पावर थी वो क्या बनेगी, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 एंड डेल्टा W की जगह पर क्या आया, F डॉट डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो इस तरह से ये पावर हमारे पास क्या बनी, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 F डॉट डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। यानी मैंने जो F डॉट जो है वो लहदा लिखा, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है। तो पावर हमारे पास कुछ इस तरह बनी, F डॉट लिमिट हम ले गए जहाँ पे डेल्टा T मौजूद था, क्योंकि लिमिट जो है वो डेल्टा T के बारे में है। तो लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और ये स्टूडेंट्स अगर आप लोग प्रीवियस चैप्टर जो है वो देखें, तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वेलोसिटी के। लिहाजा हम कह सकते हैं कि पावर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, F डॉट V के। सो पावर इज इक्वल टू F डॉट V। ये चीज़ जो है ना, ये सारे का सारा फार्मूला जो है ये किसके बराबर है, V के बराबर है। तो लिहाजा पावर जो है डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड वेलोसिटी का। डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट भी इसे कहते हैं। तो पावर इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पावर और वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, या प्रूव दैट पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V। तो ये ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें थी पावर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।